नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें। जिन बड़ी खबरों पे आज हमारी नजर रहेगी उसमें पहली बड़ी खबर है भारत नॉर्वे संबंधों का नया दौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नॉर्वे में हैं, जहां उन्हें नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी की नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ हुई वार्ता के बाद दोनों देशों में कई समझौते हुए। इस खबर पर करेंगे आज हम विस्तार से चर्चा। आज जिस दूसरी बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी वो है बंदूक नहीं, विकास का मॉडल। गृह मंत्री अमित शाह इस समय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां अमित शाह ने राज्य को विकास की तमाम सौगातें दी। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। आज की तीसरी बड़ी खबर है शुभेंदु सरकार के बड़े फैसले। बंगाल में सरकार बनने के बाद से शुभेंदु सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज भी कई बड़े फैसले लिए गए। क्या है ये फैसले, इस खबर को भी दिखाएंगे विस्तार से। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के नाम 32वां वैश्विक सम्मान, नॉर्वे में सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से हुए सम्मानित। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को किया समर्पित। सम्मान को बताया भारत और नॉर्वे के बीच अटूट मित्रता का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के पीएम के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों ने जताई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री ने कहा, सैन्य संघर्ष से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के पहले दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, अब शांति, विश्वास और विकास के नए युग की ओर बढ़ रहा है बस्तर। सुरक्षा बलों के बलिदान को किया नमन। अब सुरक्षा शिविर बनेंगे जनसेवा केंद्र। भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न के खिलाफ एक्शन में शुभेंदु सरकार। दूसरी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। 7वें वेतन आयोग को मंजूरी। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा। अन्नपूर्णा भंडार योजना भी होगी लागू। देश में ईंधन और गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य। सरकार ने दिया पर्याप्त उर्वरक होने का भरोसा। लोगों को पैनिक बुकिंग से बचने की सलाह। नॉर्वे के साथ भारत ने रणनीतिक स्तर की ग्रीन साझेदारी को लेकर अहम समझौता किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह समझौता पूरी दुनिया के लिए लाभदायक साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते साल पहलगाम आतंकी हमले के दौरान नॉर्वे के सहयोग की भी सराहना की। तो दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी आज हुए हैं। पीएम मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की और सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने आतंकवाद के हर स्वरूप की निंदा की तो दुनिया में जारी संघर्षों के लिए संवाद से समाधान खोजने की बात को दोहराया है। 43 साल बाद नॉर्वे की यात्रा पर ओस्लो पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करने हवाई अड्डे पर खुद नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरा पहुंचे। दोनों नेताओं ने बाद में एक द्विपक्षीय मुलाकात की। वहीं प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत नॉर्वे के बीच रणनीतिक स्तर की ग्रीन साझेदारी को लेकर एक अहम समझौता हुआ। हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। रणनीतिक स्तर की हरित साझेदारी के अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल विकास को लेकर साझेदारी, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, टनल व स्लोप निर्माण में क्षमता विकास, विज्ञान व तकनीक, समुद्री ऊर्जा में अहम समझौते हुए। संयुक्त बयान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष से गुजर रही दुनिया, विशेष तौर पर पश्चिमी एशिया और रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि संघर्षरत दुनिया के बीच भारत और यूरोप नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी यूरोप और भारत के बीच समझौते को निवेश, रोजगार, व्यापार के लिए अहम करार दिया। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। We now have a free trade agreement between EFTA countries and India with great expectations and ambitions, one of the most important trade agreements we have ever signed. New large opportunities for investments, innovation and job creation in areas such as green tech, renewable energy, maritime industries and seafood. And for India, I believe it's the first free trade agreement with European partners of its kind. But we are also moving forward in other areas. We are now elevating our relationship to a green strategic partnership, which gives us the foundation to work on knowledge, resources and ambitions for the green transition, where we depend on succeeding both of us. नॉर्वे किंग हराल्ड V से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। इस दौरान किंग ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीयों में भी खासा उत्साह नजर आया। प्रवासियों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में भारतीय संस्कृति और विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित किया। भारतनाट्यम की बच्चों द्वारा प्रस्तुति, सितार और तबले की जुगलबंदी। प्रवासियों ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। ये बच्चे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तरह तरह के गीत संगीत गा रहे थे। इनसे मैं पूछता हूँ कि कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जिनको मैंने अपने बचपन से सुना है और देखा है, वो आज मुझे फेस टू फेस मिल रहा है। I liked it very much, and that we got to meet our honorable Prime Minister from India. It was a surreal experience. I never thought I would actually meet Narendra Modi. अपने देश को एक बहुत पहली बार एक ऐसा संत मिला है जिसने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया है। आज उनको देख कर ऐसे लगा पता नहीं कैसे, बहुत इमोशनल हो गए थे हम लोग। पर मोदी है तो मुमकिन है, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑस्लो से अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की, जहां एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को अब तक दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की संख्या 32 हो गई है। देखते हैं भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा पे यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भागीदारी और नॉर्वे के साथ सहयोग को नई दिशा देने के लिए दिया गया है। ये पीएम मोदी के लिए 32वां वैश्विक सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान ऐसे समय मिला है जब भारत यूरोप समेत दुनिया के प्रमुख शक्ति केंद्रों के साथ अपने संबंधों को नई मजबूती दे रहा है। इससे पहले पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को यह अवार्ड दिया गया। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने पीएम को यह अवार्ड सौंपा। 1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फलस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजराइल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया।
जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया में अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुआना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रहे ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकारता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो चार स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाले शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री को आज नॉर्वे में 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एक प्रकार से मिला है। लेकिन भारत और नॉर्वे के संबंधों के लिहाज से बात करें, जिसके लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदा यात्रा बेहद अहम है। कहां पर दोनों देशों के संबंध इस वक्त खड़े हैं? अगर व्यापारिक नजरिए से समझा जाए तो द्विपक्षीय व्यापार 1058 मिलियन डॉलर के आसपास है। इसमें काफी और पोटेंशियल नजर आ रहा है भारत और नॉर्वे के संबंधों के लिहाज से। अगले तथ्य की बात करें तो भारतीय निर्यात 425 मिलियन डॉलर के बराबर है और इसमें अगर भारतीय आयात के लिहाज से बात की जाए तो 633 मिलियन डॉलर के बराबर है। और ये अपने आप में इसमें तमाम पोटेंशियल द्विपक्षीय व्यापार में नजर आता है। भारत में 160 से ज्यादा नॉर्वे की कंपनियां काम कर रही हैं, खासतौर से एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में और शिपिंग के सेक्टर में। तो वहीं भारत की तमाम दिग्गज कंपनियां भी नॉर्वे में सक्रिय रूप से काम कर रही, खासतौर से भारत की आईटी कंपनियां, दिग्गज भारतीय कंपनियां नॉर्वे में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। भारतीय निर्यात की अगर बात की जाए तो परिधान, टेक्सटाइल, कार्बनिक रसायन, औषधीय उत्पाद और इलेक्ट्रिक मशीनरी भारत से एक तरीके से निर्यात होकर नॉर्वे पहुंचती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए आयात को लेकर तो किस तरीके से कौन कौन सी वस्तुएं हैं, उसमें लौह धातुएं, धातु अयस्क, प्लास्टिक, रसायन और केमिकल उत्पाद जो भारतीय आयात है उसमें शामिल है। यानी लेकिन इसके विस्तार देने के लिहाज से भी तमाम संभावनाएं अभी इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। समुद्री सहयोग के लिहाज से बात की जाए तो नॉर्वे के जहाजों में जो टोटल वहां पे नाविक दल है उसमें 10% के आसपास भारतीय नाविक मौजूद है, जो अपने आप में एक बड़े भारत का और नॉर्वे के सहयोग को लेकर इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्लू इकोनॉमी पर संयुक्त कार्यबल दोनों देशों के बीच में मौजूदा वक्त में काम कर रहा है और उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। सुनामी पूर्व चेतावनी पर सहयोग बढ़ाने को लेकर दोनों देश पहले से ही सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसके अलावा गहरे समुद्र में खनिज अन्वेषण को लेकर भी दोनों देश पहले से ही काम कर रहे हैं और इसको और ज्यादा आगे बढ़ाने की बात पर भी सहमति बनी है। समुद्री पारिस्थितिकीय सहयोग को लेकर भी भारत और नॉर्वे पहले से काम कर रहे हैं और इसको विस्तार देने पर सहमति बनी है। तो ये अपने आप में तमाम समुद्री क्षेत्र के सहयोग है, यहां पर भारत नॉर्वे से मिलकर काम कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिहाज से बात की जाए तो नॉर्वे की कंपनियां भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रही हैं और भारत की रिन्यूएबल एनर्जी में एक तरीके से नॉर्वे का मित्र देश के तौर पर सहयोग है। इसी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन में भी नॉर्वे का सहयोग भारत को लगातार मिल रहा है। इस दिशा में भी भारत के साथ दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। ऑफशोर विंड में भी सहयोग को लेकर दोनों देश पहले से ही काम कर रहे हैं और इस दिशा में आगे विस्तार देने पर भी आज सहमति बनी है। क्लीन टेक्नोलॉजी को लेकर भी नॉर्वे और भारत पहले से काम कर रहे हैं और इस दिशा में भी आज इसको विस्तार देने पर सहमति बनी है। नॉर्वे क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड से भारत में पहले से ही निवेश हो चुका है और इस निवेश को भी और बढ़ाने पर
बात हुई है। नॉर्वे क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड का विस्तार होता हुआ नजर आएगा। भारत नॉर्वे के सहयोग क्षेत्र की अगर बात की जाए तो आर्कटिक और ध्रुवीय अनुसंधान के क्षेत्र में दोनों देश काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष में सहयोग भी पहले से ही इस दिशा में चल रहा है, जिसको आगे बढ़ाने को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया। तो तमाम क्षेत्र जिनमें दोनों देश मिलकर पहले से ही काम कर रहे हैं। अगर इसके अलावा बात की जाए तो शिक्षा और जो स्वास्थ्य है उस दिशा में भी एक तरीके से दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। तो भारत नॉर्वे के सहयोग क्षेत्रों के लिहाज से अगर बात की जाए तो शिक्षा स्वास्थ्य में भी मिलकर दोनों देश काम कर रहे हैं। लेकिन अब आज इसको विस्तार देने को लेकर भारत के प्रधानमंत्री और नॉर्वे के प्रधानमंत्री के बीच जो शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई है उसमें एक तरीके से विस्तार देने की सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की मौजूदा यात्रा पर ही किस प्रकार से तमाम सबकी नजरें लगी हैं, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया, ऑनलाइन डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार, लगता है मेरी बारी। हाँ, जा देख ले। वापस आ गया? हाँ, हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। मास्टर जी, नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री की मौजूदा नॉर्वे यात्रा को लेकर। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा विशेष भारत नॉर्वे की भागीदारी, हरित रणनीतिक साझेदारी, क्योंकि हरित रणनीतिक साझेदारी को लेकर सहमति बनी है दोनों देशों में। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मिस्टर संजय भट्टाचार्य जी हैं, जो कि पूर्व सचिव हैं विदेश मंत्रालय के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, JNU दिल्ली से। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर भट्टाचार्य, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री की मौजूदा नॉर्वे की यात्रा भारत और नॉर्वे के संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि 43 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह यात्रा अपने आप में बेहद एक माइलस्टोन माना जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री को आज वहां का सर्वोच्च सम्मान मिलना, ये उसमें भी एक तरीके से दोस्ती के आयामों को और ज्यादा बढ़ा देता है। इस सम्मान को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि उस फहरिस्त में ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रधानमंत्री का। जी, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो बाहर के देशों के साथ संबंध को बहुत घनिष्ठ बनाया है, इसका स्वीकृति बाहर भी मिल रहा है। नॉर्वे के साथ हमारा एक खास रिश्ता है, जिसमें कि ट्रेड बहुत इम्पोर्टेंट है। 2.7 बिलियन के करीब ट्रेड है। इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा है नॉर्वे से। उनका जो पेंशन फंड है वो ग्लोबली एक बहुत ही बड़ा माना जाता है, और उनका करीब 30 बिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया में। और इसके अलावा हमारा जो गैस का रिलेशनशिप एक नया शुरू हुआ है, इसमें भी हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले सालों में नॉर्वे के साथ हमारा ये रिश्ता और डीपन होगा। लेकिन मेरे अनुमान में सबसे महत्वपूर्ण ये है
कि हमारा टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप बहुत ही मजबूत है, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज का है। तो ये सब अगर देखें तो आप देखेंगे कि और नॉर्वे के साथ हमारा एफटीए भी हुआ है, क्योंकि नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिechtenstein वो एक इकट्ठा एफ्टा का संगठन है जिसका हमारा एफटीए हुआ है, जो कि ईयू के एफटीए से पहले हुआ था। तो ये सब मिला के अगर देखें तो आप देखेंगे कि भारत और नॉर्वे का रिश्ता दिन ब दिन बहुत ही मजबूत हो रहा है। और इसका में प्रधानमंत्री जी को भी एक बहुत ही उच्चतर सम्मान का भी उन्होंने आयोजन किया है। जी राहुल मिश्रा जी, किस तरह से इस बात को समझे, क्योंकि जब हम दो देशों की बात करते हैं तो कई बार दोस्ती को जब इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप की सुनते हैं, लेकिन भारत और नॉर्वे के संबंध में हम ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई तरीके से समझा जाए, आखिर ये कैसे इसको आगे हम ट्रांसलेट होते हुए देखेंगे, इसके फायदे क्या है? देखिए आर्यन जी, स्कैंडिनेवियन जो भी देश हैं, नॉर्डिक जो देश है, नॉर्वे जैसे देश, ये ग्लोबल जो एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज के जो कमिटमेंट्स हैं कॉप के तहत या एसडीजी के तहत, उनको अपना एक तरह से बेस लाइन समझते हैं। और उसके आधार पर भारत के साथ जो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसमें दोनों देशों के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी होगी, वो तमाम जो पर्यावरण को लेकर के, क्लाइमेट को लेकर के जो कमिटमेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ली जाएगी। तो इसमें तीन बड़े पिलर आते हैं। पहला ये है कि जो भी ऊर्जा के जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक ईवी व्हीकल्स हो, या वो तमाम जो और ग्रीन हाइड्रोजन हो, इन सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग और कोलैबोरेशन के साथ नई तकनीक को विकसित किया जाए। ये दोनों देशों का काम होगा। दूसरा ये है कि क्लाइमेट रिलेटेड जो हमारे मानक हैं, उनको सामने रखते हुए कैसे सहयोग को दूसरे क्षेत्रों में बढ़ाया जाए और उससे कहीं हटा ना जाए। और तीसरी चीज है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी जो संस्थाएं हैं, वहां पर हम एक एक्टिव लॉबिंग और कैंपेन करें कि जो दुनिया के तमाम देश हैं वो इन सभी मानकों को माने और उन पे उनके अनुसार कार्य करें। तो ये मेरे ख्याल से दोनों ही देशों के लिए ये बड़ा ही महत्वाकांक्षी और लेकिन बहुत ही अच्छा सहयोग का एक नया उदाहरण प्रस्तुत करता है। खास तौर पे ध्यान में रखने वाली ये बात है कि दोनों ही देशों में, जैसे नॉर्वे से हम जो प्रमुख चीजें आयात करते हैं, उसमें प्राइमरी प्लास्टिक भी है, उसमें स्क्रैप शिप्स के जो वो है, जो टूटा हुआ माल है, पुराना माल है, वो भी गुजरात के बंदरगाहों में आकर के वो रीप्रोसेस होता है, रिसाइकिल होता है। जी। तो बहुत सारे जो सहयोग के ऑलरेडी जो हमारे पास सहयोग के साधन थे, उनको भी नए तरीके से देखना होगा कि कैसे वो पर्यावरणीय मानकों पर खरे उतरते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में ज्यादातर सहयोग जो है वो आयरन को लेके, मिनरल के, इंजीनियरिंग गुड्स को लेकर के, इन तमाम चीजों को लेकर के होता रहा है। प्लास्टिक्स को लेके कुछ चिकित्सा के और स्वास्थ्य के बहुत अच्छे क्षेत्र है, फार्मास्यूटिकल्स है, और हेल्थ केयर के जो बाकी फैसिलिटीज है वो हम नॉर्वे से इंपोर्ट करते हैं। तो तमाम ऐसे पहलू होंगे जिन पे हमें, जैसे जो राहुल जी, आपको रोकना चाहूं क्योंकि कुछ तस्वीरें भी हमारे पास में इस वक्त नॉर्वे से ही आ रही, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा लगातार जारी है। और ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वहां पर बिजनेस रिसर्च समिट के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो उस वक्त फोटो ऑफ प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ तमाम अन्य वरिष्ठ लोग वहाँ पे मौजूद हैं, खासतौर से बिजनेस लीडर्स। और ये तस्वीरें नॉर्वे से, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसमें कई प्रकार के इंगेजमेंट्स शामिल है, जहां पे आज भारत के प्रधानमंत्री और नॉर्वे के प्रधानमंत्री के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई। तो अब बिजनेस डेलीगेशन के साथ भी अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का ये बेहद महत्वपूर्ण एंगेजमेंट रहेगा, क्योंकि भारत और यूरोप कैसे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, उसके इस विस्तार उन्होंने आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दिया और कहा कि जो कागजों पे तय हुआ है उसको ज़मीन में उतारने में नॉर्वे जैसे तमाम मित्र देश बेहतर भूमिका निभा सकते हैं।
उस नज़रिए से ये जो मौजूदा बैठक प्रधानमंत्री की बिजनेस समिट के तरीके से हो रही है, ख़ासतौर से भारत और नॉर्वे मिलकर कैसे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं, द्विपक्षीय व्यापार कैसे तेजी से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आज इस बात का भी जिक्र किया कि भारत का जो स्किल है और नॉर्वे का जो टेक्नोलॉजी है वो मिलकर कैसे वैश्विक भलाई के लिए काम कर सकते हैं। तो उस दिशा में ये मौजूदा इस वक्त हो रही बैठक बहुत ख़ास तरीके से मायने रखती है और इस बैठक के नतीजे आगे आने वाले समय में जब ज़मीन पे उतरेंगे तो उसके मायने होंगे कैसे दुनिया के लिहाज से इन तमाम चीज़ों को बेहतरी से ज़मीन पे उतारा जाएगा। और ये तस्वीरें नॉर्वे से, जहां प्रधानमंत्री का दौरा लगातार जारी है और प्रधानमंत्री इस वक्त बिजनेस समिट में वहां पहुंचे हैं और तमाम लोगों के साथ प्रधानमंत्री की ये बैठक नॉर्वे इंडिया बिजनेस एंड रिसर्च समिट की समय की ये बैठक की तस्वीरें, जहां पे एक फोटो ऑप के तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ तमाम वरिष्ठ लोग और बिजनेस लीडर्स की मौजूदगी। और प्रधानमंत्री का नॉर्वे दौरे के दौरान उन्होंने ख़ास तौर से कहा था कि भारत और यूरोप के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनी है उस पर तमाम देश बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि भारत का जो स्किल है, टैलेंट है, युवाओं का एक बड़ी संख्या है जो बेहतर तकनीक के साथ अगर जुड़ जाए, नॉर्वे जैसे देश मित्र देशों की तकनीक के साथ जुड़ जाए तो वैश्विक भलाई में एक बड़ा योगदान हो सकता है। तो व्यापारिक गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ाने को लेकर आज जो तमाम सहमति दोनों देशों के बीच में बनी है, चाहे वो हरित ऊर्जा का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, शिपिंग का क्षेत्र हो, जो स्पेस में सहयोग बढ़ाने की बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात हो, तमाम ऐसे क्षेत्रों में जो जहां पर दोनों देशों के बीच आज समझौते हुए हैं, MOU साइन हुए हैं, जहां पर विस्तार देने पे सहमति बनी है, उन तमाम क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को कैसे बढ़ाया जाएगा उस पर एक तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा अब निश्चित तौर से इस बैठक में बात होगी। और भारत और नॉर्वे मिलकर कैसे रिसर्च को भी आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसी रिसर्च जो फ्यूचर रेडी तकनीक हो, जिसका इस्तेमाल वैश्विक भलाई के लिए किया जा सके, जिसका फ़ायदा भारत और नॉर्वे को ही नहीं बल्कि दुनिया भर को मिल सके। इस दिशा में भी निश्चित तौर से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, जहाँ पर बिजनेस और रिसर्च को लेकर बात होगी। दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री और महत्वपूर्ण डेलीगेशन के साथ ये बातचीत का दौर अब शुरू होगा। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य जी, क्योंकि हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अब बिजनेस और रिसर्च समिट को लेकर दोनों देशों के नेताओं के बीच और खासतौर से वहाँ के डेलीगेशन के बीच बात होगी। व्यापार और रिसर्च, इस दिशा में भारत और नॉर्वे आज कहाँ पे खड़े हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसका खाका किस तरह से समझा जाए? नॉर्वे का जो कंपनीज है, कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रेजेंस भारत में काफी मजबूत है। उनके करीब 200 के करीब कंपनीज यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं और वो लोग ज्यादातर टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनवायरनमेंट, इन सेक्टर्स में है। हमारे भी काफी सारे कंपनीज वहां पे है, खासकर IT के सेक्टर में। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी हो उसको हम लोग जो सबसे प्रोग्रेसिव देश है उनके साथ आगे बढ़ाए। और हम लोग अगर देखते हैं तो नॉर्दर्न यूरोप में इसका बहुत ही अच्छा मौका है। नॉर्वे का टेक्नोलॉजीज खासकर की एनर्जी के सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में और बहुत ही उच्च स्तर का है। हम लोग का अभी एक अभियान चल रहा है जो कि हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी हब और इनोवेशन ब्रिज। इसके लिए हम लोग दो तरफ के जो इंस्टीट्यूशंस है उनको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। और हम लोग खासकर जो हाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस है यूरोप में, नॉर्वे के साथ, स्वीडन के साथ, जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ, ये हम लोग ने ऑलरेडी ये ब्रिज शुरुआत किया हुआ है। तो इससे हमारा जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और उनका जो रिसर्च होगा वो
पे पहुंचना कैसा है उसके बारे में भी एक्सपीरियंस का जो एक्सचेंज होगा उससे दोनों को बहुत फायदा मिलेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन है ये और बिजनेस के साथ कंबाइंड है, ये बहुत ही अच्छा है हम दोनों के लिए, फायदेमंद एक तरीके से होने वाला है। प्रोफेसर जो जी FTA था उसमें भी किया गया था। जी प्रोफेसर राहुल मिश्रा, क्योंकि एक ग्राउंड तैयार है ऑलरेडी और अब जब ठोस बातचीत होती है और अभी हम बिजनेस और रिसर्च की बात कर रहे हैं, कैसे इसका जमीन पे उतरने को हम देख सकते हैं और इसका फायदा भारत के नजरिए से किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, दोनों ही देशों के बीच में कॉम्प्लीमेंटैरिटीज बहुत ज्यादा है। ये आमतौर पे ऐसा नहीं होता है कि एक देश ऐसा हो जिसकी जनसंख्या बहुत कम हो, दूसरे देश का ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है, सर्विसेज सेक्टर में भारत की अग्रणी भूमिका है। भारत को आज तकनीक चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, मैरीटाइम और शिपिंग सेक्टर में जिसमें नॉर्वे महारत हासिल करता है, उससे हम अपने जो भारत का जो सागर इनिशिएटिव है, सागरमाला इनिशिएटिव है, उसके तहत जो हम अपने तमाम पत्तनों का विकास कर रहे हैं, पोर्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो नॉर्वे का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो भारत के लिए बहुत मुझे लगता है 100% बेनिफिट होगा दोनों ही देशों को। तो एक बहुत ही अच्छी कॉम्प्लीमेंटैरिटी है दोनों देशों के बीच में। वो तकनीकी मामलों में आधुनिक जो तकनीक के क्षेत्र हैं, ऊर्जा का क्षेत्र हो या शिपिंग हो या मेडिकल सेक्टर हो या इनोवेटिव रिसर्च हो, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है उन तमाम देशों का, उत्तरी यूरोप के तमाम देशों का है, वो ये है कि वो रिसर्च को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के साथ जोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ कहीं ना कहीं R&D वो एक साइलोज में, लैब्स में जाके रुक जाता है। कैसे स्टार्टअप सेक्टर में या इंडस्ट्री के तमाम जो सब सेक्टर्स है उसमें नई तकनीक को कैसे लाया जाए जिससे कि जनता तक वो पहुंच सके और सुगमता से पहुंच सके, ये हमें सीखने वाली बात है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री की जो द्विपक्षीय वार्ता होगी डेलीगेशन लेवल, उसमें ये तमाम पहलुओं को सामने रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो नए सेक्टर्स हैं, देखिए चीन और भारत दोनों ही ऐसे देश हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के जो मेन स्ट्रीम सेक्टर है उसमें तो लगातार काम कर रहे हैं जी। नए सेक्टर्स में सहयोग के लिए हमें नॉर्वे जैसे देशों की जरूरत है और इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये वार्ता जो हो रही है बहुत टाइमली भी है और बहुत स्ट्रेटेजिकली डिजाइन भी है। जी एम्बेसडर संजय जी, किस तरह से इस बात को भी देखा जाए, प्रधानमंत्री के संबोधन में आतंकवाद के खिलाफ या कहा जाए आतंकवाद के हर स्वरूप के खिलाफ भी उस आवाज़ को मुखरता देते हुए नजर आए और मौजूदा जो दुनिया के संघर्ष चल रहे हैं उसके भी एक तरीके से अगर निपटना है तो संवाद की उन्होंने पुरजोर वकालत एक बार फिर से नॉर्वे से भी की है। जी, नॉर्वे का एक्चुअली जो टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म का जो पॉलिसी है वो हमारे साथ काफी मिलता भी है और वो हमारे काफी साथ भी दिया हुआ है पिछले दिनों में। आपको याद होगा कि पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में जब देश विदेश से जब राय आए हुए थे उस समय समर्थन भी मिला था और हमें और भी जरूरी है कि ये इस मामले पे हम लोग और आगे काम करें, क्योंकि यूएन में जो हम लोग काउंटर टेररिज्म का जो हम लोग एक कन्वेंशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमारा बहुत जरूरी है कि यूरोप के देशों का सहायता और समझौता मिले और इसीलिए इस बात को सभी देशों में, खासकर अभी नॉर्वे में भी इसका बात का उठाया गया है। जी प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, एक छोटा सा जवाब, क्योंकि रक्षा सुरक्षा को लेकर भी या दुनिया में जो अशांति है उसको लेकर भी एक साझा सहमति और समझ कहीं ना कहीं भारत और नॉर्वे या भारत और यूरोप के तमाम देशों के बीच में एक दिखाई पड़ रही है कॉमन तरीके से। जी बिल्कुल, भारत और यूरोप दोनों ही, यूरोप के तमाम देश और भारत दोनों ही इस बात को समझ चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था चीन और अमेरिका की जो बाइनरी सिस्टम है कि या तो आप अमेरिका के साथ हैं या आप चीन के साथ हैं, इससे बाहर निकलने का समय आ गया है। यूरोप बहुत तत्परता से इस रास्ते को तलाश कर रहा है और उसको लगता है कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट की नीति है वो परफेक्ट फिट है इस मामले में। और तमाम जो देश हैं, जापान और कनाडा जैसे देश हैं जो इस बात को बड़े
बड़ी पुरजोर इसकी वकालत कर रहे हैं। तो दोनों ही पक्ष इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। और इसके साथ ही साथ जो आपने बात कही कि कैसे अंतरराष्ट्रीय विश्व व्यवस्था को कैसे पटरी पे लाया जाए, तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उसमें भी डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात हो रही है, जिसको यूरोप भी मानता है और भारत तो हमेशा से इसकी वकालत करता ही रहा। दुनिया के तमाम कॉन्फ्लिक्ट का अंत जो है वो अंततः बातचीत और शांति और संवाद से ही कहीं ना कहीं निकलेगा, और भारत और प्रधानमंत्री मोदी लगातार इसकी वकालत वैश्विक मंच पे करते रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खबर पे विस्तार से बात करने के लिए। वक्त इतनी अनुमति दे रहा है, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। अरे निखिल कहाँ चला गया? इधर ही था। लो आ गया। वहाँ क्यों बैठा था निखिल? बैंक अकाउंट ओपन करने। यहाँ? बिल्कुल। अब कहीं भी कभी भी वीडियो कॉल के जरिए आप अपने जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू। है ना आसान? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कर दी है। पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है। आप कैसे कर लेते हो? मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और एसआईपी करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का नहीं। और म्यूचुअल फंड्स है सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। भाई अमीर आदमी है, पैसा प्रॉपर्टी बेहिसाब। अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास ही हूँ। तो अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नक्सलवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई के बाद अब बस्तर छत्तीसगढ़ से बदलाव की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान साफ संदेश दिया है कि अब नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। सुरक्षा अभियान अब विकास और जन विश्वास के नए चरण में प्रवेश कर चुका है। रायपुर में आधुनिक डायल 112 सेवा की शुरुआत से लेकर बस्तर में जन सुविधा केंद्रों के उद्घाटन तक अमित शाह के दौरे में सुरक्षा, सुशासन और आदिवासी कल्याण पर खास फोकस नजर आया। देखिए बस्तर से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की खास रिपोर्ट। ऐसा लक्ष्य जो एक जीवन में समाप्त नहीं हो सकता, वो हमारे वीर जवान जो आज मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने एक प्रकार से 3-4 साल के अंदर इसको समाप्त। बस्तर की धरती से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये संदेश केवल नक्सलवाद के अंत की घोषणा नहीं, बल्कि बदलते छत्तीसगढ़ की नई तस्वीर भी है। जगदलपुर में बस्तर की नई पहचान कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने नक्सल हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जवानों, पुलिस अधिकारियों और शहीद परिवारों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि हजारों जवानों के बलिदान और सुरक्षा बलों के साहस के कारण भारत अब नक्सल मुक्त हो चुका है। अब वहाँ विकास और विश्वास की नई शुरुआत हो रही है। मैं आज यहाँ खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूँ कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और एक ऐसा स्वप्न था, जो स्वप्न को सिद्ध करने के लिए हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जहां कभी खाली गोलीबारी की भाषा आवाज सुनाई देती थी, वहां पर स्कूल की घंटी बजने लगी, अस्पताल वहां पर खुलने लगा। नक्सल मुक्त हमारा ये छत्तीसगढ़ हुआ है। उसी गांव में आज राशन भी लोगों को मिल रहा है।
वहीं इससे पहले बस्तर के नेतानार गांव में अमित शाह ने वीर शहीद गुंडाधर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीआरपीएफ सुरक्षा कैंप का जन सुविधा केंद्र के रूप में शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो सुरक्षा कैंप कभी नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा कवच थे, अब उन्हें आदिवासी जनसेवा केंद्रों में बदला जा रहा है। इन केंद्रों के जरिए बैंकिंग, राशन, आधार और स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं की सुविधाएं अब एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। गृह मंत्री ने आदिवासी युवाओं को रोजगार और शिक्षा से जुड़ने पर भी जोर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि आदिवासी युवाओं के विकास के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया कि बस्तर में शांति, विकास और विश्वास का नया अध्याय तेजी से आगे बढ़ेगा। 1 साल में सरकार को हम रायपुर से आपके गांव तक लाएंगे। किसी को रायपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की हर सुविधा पर आपका इतना ही अधिकार है जितना दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद के लोगों का है। आपके जीवन में खुशियां लाना इस सरकार का उत्तरदायित्व है। इसके साथ ही अमित शाह ने जगदलपुर की बादल अकादमी में बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शिरकत की। इससे पहले उन्होंने रायपुर में नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 की 400 नई गाड़ियों का भी शुभारंभ किया और उनको हरी झंडी दिखाई। तकनीक आधारित ये व्यवस्था आपात सेवाओं को और अधिक तेज, प्रभावी और जन सुलभ बनाएगी। बस्तर से डीडी न्यूज के लिए सोमेश पटेल की रिपोर्ट। तो बदलते छत्तीसगढ़ और खासतौर से बदलते बस्तर की ये तस्वीरें अपने आप में सुखद अनुभव देती हैं। यहाँ पे एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मास्टर जी, नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी, 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है। पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है। आप कैसे कर लेते हो? मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो। तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड है सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब खबर पश्चिम बंगाल से। राज्य की भाजपा सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। इसी क्रम में दूसरी कैबिनेट की बैठक में आज सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें कर्मचारियों को राहत देते हुए 7वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है। साथ ही महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, अन्नपूर्णा भंडार योजना भी लागू करने का फैसला कैबिनेट में लिया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो वायदे बंगाल की जनता से किए थे, सरकार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी उन्हें लगातार तेजी से लागू कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार लगातार एक्शन में है। सोमवार को हुई कैबिनेट की दूसरी बैठक में भी भाजपा सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इनमें राज्य सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को मानते हुए 7वें वेतन आयोग को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। राज्य की महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि राज्य कर्मचारियों, संबद्ध वैधानिक निकायों, शिक्षा बोर्ड और राज्य द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। Constitution of 7th State Pay Commission for revision of pay structure of state government employees and employees of statutory bodies, boards, corporations, local bodies, educational institutions, etc. सरकारी कर्मचारियों के अलावा राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पिछले 15 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया है।
महिला उत्पीड़न संबंधी समिति की अगुवाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चट्टोपाध्याय करेंगी। उत्पीड़न संबंधी समिति में आईपीएस अधिकारी के रूप में दमयंती सेन को शामिल किया गया है। पार्क स्ट्रीट रेप कांड में अलग रुख अपनाने की वजह से दमयंती सेन ममता बनर्जी के नाराजगी का शिकार हुई थी। संकल्प पत्र में किए गए वायदे के अनुसार संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए बंगाल की बीजेपी सरकार ने आयोग का गठन किया है। भ्रष्टाचार जांच समिति की अगुवाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। समिति के प्रमुख सदस्यों में आईपीएस अधिकारी के जयरामन भी शामिल हैं। हमारी माता, बहन, दीदी, बेटी ने उम्मीद का साथ इस सरकार को लाया है। ये बंगाल में जिस तरीके से संदेशखाली आरजीकर से लेकर हंसखाली मोइनागुड़ी से लेकर कामधुनी पार्क स्ट्रीट से लेकर कस्बा लॉ कॉलेज से लेकर दुर्गापुर आईटी सिटी तक वो सबके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो, इसलिए एक कमीशन हुआ। 1 जून से राज्य की सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा लागू करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए मौजूदा सरकारी बस ढांचे का ही उपयोग किया जाएगा। बाद में कुछ नई इलेक्ट्रिक बसें राज्य परिवहन व्यवस्था में जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा राज्य में अन्नपूर्णा भंडार परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत महिलाओं को प्रतिमाह 3000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में भी शामिल थी। इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद पहले से लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रही महिलाओं के नाम स्वतः ही नई अन्नपूर्णा भंडार योजना से जोड़ दिए जाएंगे और राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जो महिलाएं अब तक किसी योजना का लाभ नहीं ले पा रही थी, वे नए पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। संशोधित नागरिकता कानून सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाली और मतदान सूची में नाम शामिल करने के लिए न्यायाधिकरणों में आवेदन करने वाली महिलाओं को भी अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिलेगा। In principle, approval of Annapurna Yojana scheme under Women and Child Development and Social Welfare Department at the rate of 3,000 per month with effect from 1st of June 2026. In principle, approval of the scheme for free transportation for women of the state of West Bengal in all state-run buses of West Bengal with effect from 1st of June 2026. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर समूहों को दी जाने वाली सरकारी सहायता जून से बंद करने का निर्णय लिया। सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों तथा अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभागों के तहत धार्मिक आधार पर दी जाने वाली सभी सहायक योजनाएं अगले महीने से बंद कर दी जाएंगी। ऐसे सभी छात्रवृत्ति कार्यक्रम केवल इस महीने तक ही जारी रहेंगे और 1 जून से रोक दिए जाएंगे। सरकार ने मौजूदा राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी सूची भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार रद्द कर दी है और आरक्षण पात्रता निर्धारित करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। कोलकाता से डीडी न्यूज के लिए सौरभ दत्ता की रिपोर्ट। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। क्या आपको लगातार खांसी हो रही है? हाँ। बुखार भी है? हाँ। कमजोरी भी? अरे हाँ। और वजन भी घट रहा है? हाँ भाई हाँ। ये टीबी के लक्षण हैं, जो आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। टीबी का जल्दी पता लगाना और पूरा इलाज करना बहुत जरूरी है। आज ही अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, जहां टीबी की आधुनिक जांच और इलाज निःशुल्क उपलब्ध है। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने आज कई अहम और बड़े फैसले लिए हैं। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, लखनऊ और आगरा मेट्रो का विस्तार, पशु चिकित्सा छात्रों के लिए भत्ता वृद्धि और स्वास्थ्य, बिजली व प्रशासनिक सुधारों पर भी मोहर लगाई गई है। इन फैसलों से प्रदेश में विकास और नागरिक सुविधाओं में नई सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। यूपी कैबिनेट की इस बैठक में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग, लखनऊ व आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि और लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज समेत 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी। योगी कैबिनेट ने यूपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का निर्णय कर बड़ी समस्या दूर कर दी है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट में लखनऊ को मेट्रो विस्तार की बड़ी सौगात भी मिली है। चारबाग से बसंत कुंज तक ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के लिए एमओयू को मंजूरी मिल गई है। इससे राजधानी लखनऊ के दक्षिणी हिस्सों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल पाएगी और शहर का सार्वजनिक परिवहन और मजबूत होगा। वहीं पशु चिकित्सा के छात्रों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाला भत्ता अब 4,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है। इससे वेटनरी छात्रों को आर्थिक राहत मिलेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए हैं। लोहिया संस्थान में 1010 बेड का सुपर स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर बनाया जाएगा, जबकि स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा मिर्जापुर पूलिंग उपकेंद्र और ट्रांसमिशन लाइन निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। आगरा मेट्रो कॉरिडोर 2 के लिए भूमि हस्तांतरण, स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण को भी हरी झंडी दे दी गई है। साथ ही यूपी कैबिनेट ने यूपी जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू करने, यूपी लोक सेवा आयोग संशोधन विनिमय 2026 को मंजूरी देने और प्रतिभूति संबंधी 2007 की अधिसूचना में संशोधन का फैसला भी लिया है। बैठक में कुल 12 प्रस्ताव मंजूर हुए हैं, जिनमें 2 प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव ऊर्जा विभाग के थे। उसमें पहला प्रस्ताव मैं कहूँगा कि मेजा में 800 मेगावाट की 3 यूनिटें लगाने का एनटीपीसी के साथ संयुक्त उपक्रम में मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है, जिसके तहत 800 मेगावाट की 3 इकाइयाँ मतलब कि कुल 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने का नया पावर प्लांट हमारे राज्य में लग रहा है, जिसमें लगभग 38,357 करोड़ रुपए का निवेश होगा। योगी कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए निर्णय प्रदेश के समग्र विकास और नागरिक सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिहाज से मील का पत्थर साबित होंगे। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने, लखनऊ और आगरा मेट्रो के विस्तार, पशु चिकित्सा छात्रों को आर्थिक राहत और स्वास्थ्य, बिजली व प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इन परियोजनाओं और सुधारों से न सिर्फ राजधानी और अन्य शहरों में बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि विद्युत आपूर्ति, प्रशासनिक दक्षता और नागरिक कल्याण में भी सुधार होगा। योगी मंत्रिमंडल के ये फैसले प्रदेश के भविष्य को मजबूती देने और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में निर्णायक साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के बावजूद पूरे देश में पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस के भंडार उपलब्ध हैं। होर्मुज जल डबरू मध्य से एलपीजी ला रहा एक टैंकर सुरक्षित रूप से 16 मई को ही भारत पहुंच चुका है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में पर्याप्त उर्वरक के भंडार भी मौजूद हैं। सरकार उर्वरक के स्टॉक्स पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि देश में खेती किसानी और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। आप देखिए इस खबर को, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बार फिर दोहराया है कि देश में ईंधन और गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया के संकट के कारण ईंधन और गैस की आपूर्ति प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन देश में ईंधन और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्रूड और बाकी नेचुरल गैस एलपीजी के प्राइसेस में बहुत उछाल देखा जा रहा है, परंतु हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंटरीज हैं।
वहीं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में पर्याप्त उर्वरक मौजूद हैं, सरकार स्टॉक्स पर लगातार नजर बनाए हुए है। Availability of fertilizer for the season, that is Kharif season, remains more than 51% across the states, and about 200.98 LMT of fertilizer is available across the country. 200.98 LMT of fertilizer remains available. There is no major change in the MRP of major fertilizer. वहीं पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय फ्लैग वेसल्स या भारतीय क्रू वाले विदेशी फ्लैग वेसल्स से जुड़ी कोई भी घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। Marshall Island flagged LPG carrier Simi that was carrying 19,965 metric ton of LPG cargo for India with 21 foreign crew members on board, berthed at Kandla on 16th of May late night and completed its discharge of the entire cargo. All Indian seafarers in the regions are safe and no incident involving Indian flagged vessels or foreign flagged vessels with Indian crew has been reported in past 96 hours. पश्चिम एशिया में संकट शुरू हुए करीब 2.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और हालात अब भी सामान्य नहीं हुए हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। लिहाजा केंद्र सरकार की कोशिश है कि बढ़ी हुई कीमतों के बावजूद भी देश में ईंधन और रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित रहे। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्ड